हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो बेटा स्वागत है आपका नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस हिंदी बैच के अगले चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए। आज हम मिले हैं हमारे उस चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कशन में जिसको अभी अभी हमने उम्मीद बैच में वन शॉट में खत्म किया है और जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, रिडॉक्स रिएक्शन हमने अच्छे से पढ़ा था, हमने सारी बातें समझी थी, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बहुत सारे केसेस देखे थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसके पीवाईक्यूज का डिस्कशन। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, मैंने चैप्टर जब शुरू किया था उम्मीद बैच में तब भी बताया था, यार इस चैप्टर से ना बहुत ज्यादा डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। इस चैप्टर को यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन आपका एक चैप्टर है जहां पे इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके कम सवाल आपको मिलेंगे डायरेक्ट आए हुए, ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स होके आते हुए, तो उनकी हम बातें कर लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बातचीत, आइए शुरू करते हैं बातचीत। लेट्स बिगिन वन बाय वन। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा टारगेट तो बड़ा ही सिंपल सा है। हम क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू सेशन। हम क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू सेशन। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो आया था आपका नीट 2020 के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि 2021 और 22 के अंदर इससे सवाल नहीं आया, सवाल जरूर आया है, पर वो वैद्युत रसायन के सवाल के साथ मिक्स होके ज्यादा आया है, तो उसको वैद्युत रसायन जब मैं अगला चैप्टर उम्मीद में पढ़ा दूंगा तो उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए बातचीत शुरू करते हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमारे पास में 4 अभिक्रियाएं हैं। हमारे पास में 4 अभिक्रियाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे आपको बताना है इनमें से कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया है। अब अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं असमानुपातन अभिक्रिया, अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, तो बेटा आपको समझ में आएगा, रियलाइज होगा कि क्या होता है। बोर्ड थोड़ी सी बोर्ड में कभी कभी माता आ जाती है हमारे, तो अभी माता आई हुई है, कोई बात नहीं, माता को शांत कराएंगे। पर हाँ, अगर हम बात करें असमानुपातन अभिक्रिया की, तो ये क्या होती है, हम इसको विषमानुपातन भी बोलते हैं। ये वो अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व जो है वो ऑक्सीकृत भी होता है और वही तत्व उस अभिक्रिया में अपचयित भी होता है। एक तत्व उस अभिक्रिया में ऑक्सीकृत भी होता है और अपचयित भी होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप लोग ट्राई करके देखेंगे। चलिए, जब आपको मैंने तरीका बता दिया तो मैं टाइमर लगाता हूं, आप लोग ट्राई करके देखें इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जल्दी करके देखें इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए तो। ठीक है भाई, देखो जरा। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया होती है। करें क्या डिस्कस, आ गया क्या आंसर। भाई सीधी सी बात है, जब एक ही तत्व ऑक्सीकृत भी हो और अपचयित भी हो, उस अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। राइट, ठीक है जी, आइए बातचीत करते हैं। आई गेस अभी तक तो आंसर आ गया होगा। कैसे करोगे इस सवाल को सॉल्व, आइए। अगर हम यहाँ बातचीत करें तो देखना ध्यान से, आपको देखना है एक तत्व ऑक्सीकृत भी और अपचयित भी। तो पहला तो साफ साफ ही दिखाई दे रहा है कि 2Cu प्लस है, ये जा रहा है Cu+2 में और Cu में। Cu प्लस जो है वो जा रहा है Cu+2 में और Cu में। तो देखो, तुम +1 से +2 जा रहे हो, तुम +1 से +2 जा रहे हो, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तुम +1 से +2 जा रहे हो, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और तुम +1 से 0 जा रहे हो, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, +1 से +2 जा रहे हो तो ऑक्सीकरण हो रहा है, +1 से 0 जा रहे हो तो अपचयन हो रहा है। तो यही तत्व है जो ऑक्सीकृत भी हो रहा है और अपचयित भी हो रहा है। तो हो गई ना असमानुपातन अभिक्रिया, पहला पार्ट तो हो गया। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखो, MnO4 2- जो है ये ए ऑप्शन है, हम बी, ये मतलब ए रिएक्शन है ये। हम बी रिएक्शन की बात करते हैं। बी रिएक्शन कह रही है MnO4 2- जो है वो अम्लीय माध्यम में तुम्हारा
किसमें क्रिया जा रहा है? 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2 वाटर, 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2 वाटर। ओके, ये अभिक्रिया है हमारे पास। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। हम बोलेंगे यहाँ पे जो Mn है ये +6 अवस्था में है, यहाँ पे जो Mn है ये +7 अवस्था में है, और यहाँ जो Mn है ये +4 अवस्था में है। तो समझो बात, Mn का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। जब सेम तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो ये भी हो गई असमानुपातन अभिक्रिया। तो ये भी असमानुपातन, ये भी असमानुपातन। अब देखो थर्ड वाली रिएक्शन, अगर थर्ड वाली रिएक्शन देखें तो KMnO4 में जो Mn है वो +7 में है, ये जा रहा है +6 में इसके अंदर, और यहां जा रहा है +4 में। तो बेटा दोनों की दोनों अपचयन हो रहे हैं, दोनों के दोनों अपचयन हो रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता है समानुपातन। एक ऑक्सीकरण चाहिए था, एक अपचयन चाहिए था, तो सी तो आंसर नहीं हो सकता। डी वाले में +7 से आप +4 जा रहे हो और +2 से भी आप +4 जा रहे हो, यानी कि यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो उल्टा हो रहा है। तो ये तो असमानुपातन का विपरीत है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर केवल क्या होगा? ए और बी। हमारा आंसर केवल क्या होगा? ए और बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये सवाल समझ आ गया, बहुत सही। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, गरम एवं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है कि ये खुद तो अपचयित होता है, सामने वाले को ऑक्सीकृत करता है। खुद तो अपचयित होता है, सामने वाले को ऑक्सीकृत करता है, एक अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उसका ऑक्सीकृत व्यवहार नहीं दर्शाती? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उसका ऑक्सीकृत व्यवहार नहीं दर्शाती? मतलब हमें एक ऐसी रिएक्शन देखनी है जहां पे ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार ना कर रहा हो। हमें एक ऐसी रिएक्शन देखनी है जहां पे ये एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार ना कर रहा हो। हमेशा करता है, बट एक ऐसी रिएक्शन जहां ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार ना कर रहा हो, वो रिएक्शन हमको ढूंढनी है। आइए ट्राई करते हैं। पहली रिएक्शन देखो, कॉपर जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो कॉपर 0 पे है, ये कॉपर सल्फेट में चला गया, मतलब +2 में। ठीक है, और जो सल्फर आपका +6 में है ये चला गया +4 में। तो H2SO4 ने खुद का अपचयन किया और कॉपर का ऑक्सीकरण किया, तो यहां ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर गया, तो ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में आते हैं। यहां पे सल्फर जो है वो खुद 0 में है, चला गया +4 में, और यहाँ पे H2SO4 में सल्फर +6 में है और चला गया +4 में। तो देखो ध्यान से, सल्फ्यूरिक अम्ल ने खुद का अपचयन किया ताकि दूसरे वाले का क्या कर दे? ऑक्सीकरण। तो यहाँ भी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे सल्फर +6 में है, +6 से अपचयित होके चला गया +4 में। सल्फर +6 से अपचयित होके चला गया +4 में, जबकि कार्बन जो है वो 0 से किधर चला गया? +4 में। तो देखो, सल्फर ने खुद का अपचयन करा ताकि कार्बन का क्या कर दे? ऑक्सीकरण। ठीक है, सल्फर ने खुद का अपचयन करा ताकि कार्बन का क्या कर दे? ऑक्सीकरण। यहां भी ऑक्सीकारक की तरह हो गया। तो अगर इन तीनों में ऑक्सीकारक की तरह हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है डी में नहीं हो रहा होगा। डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक तो आंसर होना ही है। ट्राई करके देखते हैं। अगर ट्राई करके देखते हैं तो बेटा यहाँ पे कैल्शियम है +2 में और फ्लोरीन है -1 में, सल्फर है +6 में। यहाँ कैल्शियम है +2 में, सल्फर है +6 में और फ्लोरीन है -1 में। तो देखो, कैल्शियम में भी कोई बदलाव नहीं आया, फ्लोरीन में भी कोई बदलाव नहीं आया, और सल्फर में भी कोई बदलाव नहीं आया। अगर कहीं कोई बदलाव नहीं आया तो ये वो अभिक्रिया है जहां पे H2SO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, समझ आई बात? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से यौगिक का युग्म साथ रह सकता है? कौन सा यौगिकों का युग्म साथ रह सकता है? तो देखो ध्यान से, FeCl3 SnCl2, यहां आयरन है +3 में, Sn है +2 में। अच्छा, HgCl2 SnCl2, आयरन है +2 में, Sn भी है +2 में। FeCl3 और Ki, Fe है +3 में और आयोडीन है -1 में, और FeCl2 SnCl2, Fe है +2 में, Sn भी है +2 में। अब इस सवाल को सोचे कैसे कि साथ रह सकता है, मतलब क्या साथ क्रिया कर सकता है? तो बेटा
यहां पे रिडॉक्स का सवाल है, ये आपको ऑक्सीकरण संख्या देख के आइडिया लगाना चाहिए कि भाई अगर आप यहां बात करें तो आयरन +2 में है और Sn भी +2 में है, आयरन +3 में जा सकता है, और Sn के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +4। Sn के लिए +4 ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 के कंपैरिजन में। तो हम बोलेंगे Fe जो है वो +2 से +3 में जा सकता है, और Sn जो है वो +2 से +4 में जा सकता है। तो अगर ये दोनों ही तुम्हारे ऑक्सीकृत हो सकते हैं, मतलब मैं बोलूं ये दोनों के दोनों आपके अभी क्या है, अपचायक है। अगर दोनों ही अपनी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में तो साथ रह सकते हैं क्योंकि दोनों ऑक्सीकृत हो पाएंगे। जबकि अगर ऊपर वाले में बोले तो Sn आपका क्या है, +2 में है जो +4 में जा सकता है, पर Fe ऑलरेडी +3 में है तो ये उसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो कम ही हो सकता है। तो सी ऑप्शन ऐसा है जहां पे दोनों के दोनों अपचायक हैं, उन्हें साथ रखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं। अच्छा सवाल था वो। ये सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा सिंपल है, थोड़ा ट्रिकी है। आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि इसको समझें कैसे, इसको इंटरप्रेट कैसे करें, बाकी बात हो जाएगी। ठीक है, देखना ध्यान से। आपको बताना है इन अभिक्रियाओं में जो दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, H2O2 का क्या रोल होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर ऊपर वाली अभिक्रिया है तो यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन है -1, O3 में ऑक्सीजन है 0, H2O में ऑक्सीजन है -2 और O2 में ऑक्सीजन है 0। सही है, O2 में 0, H2O में -2, O3 में 0 और H2O2 में -1। तो समझो बात को ध्यान से। हम बोलेंगे कि O3 का जो ऑक्सीजन है वो 0 से -2 जा रहा है, ठीक है, और H2O2 का जो ऑक्सीजन है वो -1 से 0 आ रहा है। मतलब H2O2 खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है ताकि सामने वाले का अपचयन हो पाए। अगर सामने वाले का अपचयन हो पाए तो हम बोलेंगे यहां पे अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। हम बोलेंगे यहां पे अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो, H2O2 जब Ag2O से क्रिया करता है तो हम बोलते हैं यहां Ag+1 में है और H2O2 का ऑक्सीजन -1 में। ये Ag जो है वो +1 से 0 चला गया और H2O2 का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया है, -1 से किधर चला गया है, 0 पे चला गया है। -1 से किधर चला गया है, 0 पे। तो Ag का अपचयन हो गया, पर H2O2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। Ag का अपचयन हो गया, H2O2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो H2O2 ने खुद को ऑक्सीकृत किया ताकि सामने वाले को अपचयित कर सके, Ag को अपचयित कर सके। तो ये भी कैसे एक्ट कर रहा है, अपचायक की तरह। ये भी कैसे एक्ट कर रहा है, अपचायक की तरह। अगर ऊपर वाला भी अपचायक की तरह और नीचे वाला भी अपचायक की तरह, तो हम बोलेंगे जो सी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही स्थिति में H2O2 जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है बेटा, अपचायक की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ आई क्या बात। तो आपको ऑक्सीकरण संख्या का खेल है, मैंने सिखाया था ऑक्सीकारक कौन होता है, अपचायक कौन होता है। अगर वो बात आती है तो आप इजीली कर सकते हो। ऑक्सीकारक वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीकृत करे, खुद अपचयित होके। अपचायक वो होता है जो सामने वाले को अपचयित करे, खुद ऑक्सीकृत होके। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन, सवाल आपको सिंपल एक बात बोल रहा है, सवाल आपको सिंपल एक बात बोल रहा है यहाँ पे कि अम्लीय माध्यम में H2O2 जो है वो Cr2O7 को CrO5 में परिवर्तित करता है। अम्लीय माध्यम में जो डाइक्रोमेट आयन है, H2O2 जो है वो डाइक्रोमेट आयन को किस में परिवर्तित कर देता है, CrO5 में। ठीक है, CrO5 में परिवर्तित करता है। तो आपको ये बताया गया है CrO5 एक ऐसा यौगिक है जिसमें 2 O सिंगल बॉन्ड O आबंध है, मतलब पेरोक्सी आबंध है। सवाल ने खुद बताया है, आपको पता भी नहीं करना पड़ा। आपको तो बस ये बताना है कि अगर 2 ऐसे वाले आबंध हैं तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर CrO5 है हमारे पास तो हम बोलेंगे Cr पे एक तो डबल बॉन्ड आ गया और बचे हुए 2 आपके पास में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड आ गए। ये हो गया CrO5। ठीक है, 2 तो OO आबंध आ गए, एक डबल बॉन्ड O वाला आबंध आ गया, ये CrO5 है। अब आपको बताना है कि इस यौगिक में क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। इस यौगिक में क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी।
तो कैसे निकालोगे ऑक्सीकरण अवस्था? हम एक एक बॉन्ड पकड़ेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। हम एक एक बॉन्ड पकड़ेंगे क्रोमियम का और उसके इलेक्ट्रॉन्स को बांटेंगे। समझना बात को ध्यान से। हम बोलेंगे पहले इस डबल बॉन्ड को देख लो, मैंने सिखाया था तुम्हें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। अगर इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो आप बोलोगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे बटेंगे? 2-2 बटेंगे। पर 2-2 कैसे बटेंगे? जो ज्यादा वैद्युत ऋणी है उस पे ऋणात्मक आवेश के साथ बटेंगे, जो कम वैद्युत ऋणी है उस पे धनात्मक आवेश की तरह बटेंगे। और हम बोलेंगे ऑक्सीजन आपका ज्यादा वैद्युत ऋणी है तो इस पे आएगा -2, और क्रोमियम आपका कम वैद्युत ऋणी है, इस पे आएगा +2, इस बॉन्ड की वजह से। अब हम बात करते हैं इस बॉन्ड की। अगर इस बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक बटेगा। जो कम वैद्युत ऋणी है उस पे +1 और जो ज्यादा वैद्युत ऋणी है उस पे -1। इस बॉन्ड की बात कर लो, फिर से जो कम वैद्युत ऋणी है उस पे +1, जो ज्यादा वैद्युत ऋणी है उस पे -1। फिर से इस बॉन्ड की बात कर लो, जो ज्यादा वैद्युत ऋणी है उस पे -1, जो कम है उस पे +1, और ऐसे ही यहां पे भी। तो अब बात को समझे ध्यान से, बात को समझे ध्यान से। सारों को जब बांट लिया तो क्रोमियम पे नेट ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +6। क्रोमियम पे नेट ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +6। अगर क्रोमियम पे नेट ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +6 तो CrO5 के अंदर आंसर क्या आएगा? +6। समझे क्या बात? बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। ये भी आसान सवाल है, काफी आसान सवाल है। बस बात इतनी सी है कि तुम्हें एस ब्लॉक वाली रिएक्शन पता होनी चाहिए। एस ब्लॉक में जब एस ब्लॉक के तत्व पढ़ाया जाता है, या पी ब्लॉक में जब तुम हैलोजन फैमिली पढ़ते हो, तो आपको एक अभिक्रिया दी जाती है, आपको वो समझ में आनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं? जब क्लोरीन गैस को गर्म तथा सांद्र NaOH में रखा जाए या क्रिया करवाई जाए, जब क्लोरीन गैस को गर्म तथा सांद्र NaOH के साथ क्रिया करवाई जाए तो क्या होता है? तो हम बोलते हैं यहां पे बनता है तुम्हारा NaCl और साथ में NaClO3। तुम्हारा बनता है NaCl और NaClO3। अगर NaCl और NaClO3 बनता है तो आपको बताना है ऐसा करते हुए क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे कैसे बदलेगी। तो समझो ध्यान से, क्लोरीन के अंदर Cl पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है, NaCl में क्लोरीन पे -1 ऑक्सीकरण अवस्था है, और NaClO3 में क्लोरीन पे +5 ऑक्सीकरण अवस्था है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखें, NaCl तो सभी को पता है, Na पे प्लस आ जाएगा तो Cl पे माइनस। NaClO3 में क्या होगा? Na पे तो प्लस आ जाएगा, ClO3 पे माइनस आ जाएगा। ClO3 माइनस को क्या लिखोगे? क्लोरीन पे X, 3 ऑक्सीजन, हर किसी पे -2 और ओवरऑल -1, तो X का मान आ गया +5। तो क्लोरीन पे +5। तो सोचो यहां पे क्लोरीन पे क्या क्या होगा? आप बोलोगे 2 तरीके के चेंजेस आएंगे, एक आएगा 0 से -1 और एक आएगा 0 से +5। 0 से -1 और 0 से +5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C। 0 से -1 और 0 से +5। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी और ये हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या के परिवर्तन होंगे। ठीक है बेटा, समझ आई क्या यहां तक बात? कोई दिक्कत है तो बता दो इस क्वेश्चन में। नहीं है? गुड। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो ये देखना, ये वाला सवाल बड़ा आसान है। सवाल कह रहा है ऑक्सीकरण संख्या ही निकालनी है, एक एक करके बात कर देते हैं। सवाल कह रहा है फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बता दो। सवाल कह रहा है फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस की, सल्फेट आयन में सल्फर की, सल्फेट आयन में सल्फर की, और डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की। ठीक है जी, ध्यान से समझिए बात। फॉस्फेट में फॉस्फोरस, सल्फेट में सल्फर और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बतानी है तो कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे फॉस्फोरस पे अगर हम X मानते हैं, ऑक्सीजन आपके पास 4 है, हर किसी पे -2 मानते हैं, ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये -3 के बराबर। ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा? -3 के बराबर। अब समझे इस चीज को हम क्या लिखेंगे? X - 8 इज इक्वल टू -3,
यहां से x का मान आएगा +5, यहां से x का मान आएगा +5, तो मैं बोलूंगा फास्फोरस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? +5। फास्फोरस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? +5। सल्फेट की बात करते हैं बेटा। सल्फेट की बात करेंगे तो सल्फर पर x मानते हैं, 4 ऑक्सीजन है, हर किसी पे -2, और ओवरऑल आवेश कितना है? -2। तो हम यहां बोलेंगे x - 8 किसके बराबर है? -2 के। तो हम यहां बोलेंगे x का मान किसके बराबर है? +6 के। x का मान किसके बराबर है? +6 के। तो सल्फर में, सल्फेट वाले केस में क्या आ जाएगा? +6। अगर हम डाइक्रोमेट की बात करें, अगर हम डाइक्रोमेट की बात करें क्रोमियम की, तो हम बोलेंगे 2 क्रोमियम है, हर किसी पे x, 7 ऑक्सीजन है, हर किसी पे -2, और कुल आवेश कितना है? -2। आयन है क्योंकि, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x - 14 = -2। सॉल्व करो इसको, इसे सॉल्व करोगे तो बनेगा 2x = 12, तो x = +6, x = +6। तो हम बोलेंगे फॉस्फोरस पे +5, सल्फर पे +6, क्रोमियम पे +6, तो हमारे पास आया +5, +6 एंड +6। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, +5 +6 +6। ठीक है, समझ आई बात? ये आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सवाल है। ये सवाल जेई के लेवल का है, बट नीट ने पूछा, अच्छा लगा मुझे देख के। हम डिस्कस करते हैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हम बोलते हैं अम्लीय माध्यम में 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीकृत करने के लिए, अम्लीय माध्यम में 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीकृत करने के लिए MnO4- के कितने मोल लगेंगे? तो समझें ध्यान से बेटा, पहले तो फॉर्मूला बनाना सीखो। एक होता है फेरस ऑक्जेलेट, एक होता है फेरिक ऑक्जेलेट। दो चीजें समझाऊंगा इसमें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर मैं फेरस ऑक्जेलेट बोलता हूं तो हम बोलेंगे फेरस हो गया Fe+2, ऑक्जेलेट हो गया C2O4-2। हम करेंगे क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला बन जाएगा FeC2O4। अगर हम बात करें फेरिक ऑक्जेलेट की, तो हम बोलेंगे ये है फेरिक आयन और ये है ऑक्जेलेट आयन। इसे हम क्रिस क्रॉस करके लिखेंगे Fe2C2O4 होल थ्राइस, Fe2C2O4 होल थ्राइस। अब ये है फेरस ऑक्जेलेट, ये है फेरिक ऑक्जेलेट। सवाल देखें, फेरस ऑक्जेलेट को अम्लीय माध्यम में MnO4- के साथ जब आपने ऑक्सीकृत किया तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे MnO4- प्लस FeC2O4, दैट टू इन अम्लीय माध्यम। क्या होगा भाई? MnO4- एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीकारक है, MnO4- एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीकारक है। तो ये खुद तो बेटा +7 से अम्लीय माध्यम में +2 में चला जाएगा, है ना? +7 से कहां चला जाएगा? +2। पर आपको समझना होगा फेरस ऑक्जेलेट का। फेरस ऑक्जेलेट में दो बातें हैं, एक है Fe+2 और एक है C2O4 जहां पे कार्बन होता है +3 में। तो Fe+2 भी ऑक्सीकृत होगा और ऑक्जेलेट भी ऑक्सीकृत होगा। तो होता क्या है, MnO4- की उपस्थिति में Fe+2 भी ऑक्सीकृत होता है और ऑक्जेलेट आयन भी ऑक्सीकृत होता है CO2 में। ठीक है, Fe+2 भी ऑक्सीकृत होता है, ऑक्जेलेट भी ऑक्सीकृत होता है। समझें बात को ध्यान से। अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो आप बोलोगे कि मैंगनीज का खुद का तो हो रहा है अपचयन, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन, या जो भी हमने बोला, यहां हो रहा है अपचयन, 5 इलेक्ट्रॉन का लाभ। यहां से आयरन का भी ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्जेलेट का भी, कार्बन का भी ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको करना क्या है? आपको बताना है फेरस ऑक्जेलेट का 1 मोल है,
आपको बताना है MnO4 माइनस के कितने मोल होंगे। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी कोई रिडॉक्स अभिक्रिया होती है तो जो जो चीजें क्रिया कर रही हैं उनके तुल्यांकों का मान बराबर होता है। MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो फेरस ऑक्सिलेट के तुल्यांकों के बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आती है, ये बात आपको समझ में आती है, राइट? ठीक, अब समझिएगा, अगर आपको MnO4 माइनस के क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं, तो आप बोलोगे इसके मोल इनटू इसका n फैक्टर, और n फैक्टर कितना हो गया 5, क्योंकि +7 से +2 कितने का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। हम बोलेंगे यहां पे n फैक्टर कितना हो गया 5। अच्छा, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये चीज बराबर हो जाएगी फेरस ऑक्सिलेट के तुल्यांकों के। फेरस ऑक्सिलेट का मोल दिया हुआ है 1, n फैक्टर निकालना है, मोल्स इनटू n फैक्टर से काम हो जाएगा। इसका n फैक्टर कैसे निकलेगा, तो बेटा देखो इस बार 2 ऑक्सीकृत उत्पाद बन रहे हैं, Fe+2 का भी ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सिलेट का भी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बेटा दोनों स्थिति में पहले n फैक्टर निकालें। Fe+2 से Fe+3 गए, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। ऑक्सिलेट से अगर CO2 गए तो देखो कार्बन में +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, एक कार्बन के लिए। एक ऑक्सिलेट में कितने कार्बन है, 2, तो हम बोलेंगे 1 × 2, यहां कितना चेंज आया 2, तो कुल n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। कुल n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखना, यही स्पेशल पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना था कि जब भी किसी अभिक्रिया में 1 या 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीकृत उत्पाद बन रहे हो तो n फैक्टर के अंदर उनका जोड़ हो जाता है, तो 1 + 2 कुल n फैक्टर क्या हो जाएगा 3। अगर कुल n फैक्टर हो गया 3 तो फेरस ऑक्सिलेट के लिए n फैक्टर कितना लिखा जाएगा 3। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो देखना यहां पे आप बोलोगे इस तरीके से, MnO4 माइनस के कितने मोल्स आ गए 3/5 मोल, यानी कि 0.6 मोल, यानी कि 0.6 मोल। अगर 0.6 मोल आ गए तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। सपोज करो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता कि मैंने आपको बोला कि आपके पास 1 मोल फेरिक ऑक्सिलेट है और वो आपका क्रिया कर रहा है MnO4 माइनस के साथ, और वो भी अम्लीय माध्यम में। बोर्ड में फिर माता आ गई है कि भाई, बोर्ड में माता कुछ ज्यादा ही आ रही है, मुझे लगता है इसको ठोक पीट के सही करना पड़ेगा आज तुम्हारी क्लास के बाद। चलिए, और ये हम करवा रहे हैं अम्लीय माध्यम में। अब क्या होता, तो अब आप समझें बात को ध्यान से। फेरिक ऑक्सिलेट होता ऐसा, ये अम्लीय माध्यम के अंदर MnO4 माइनस तो चला जाता है Mn+2 में, पर फेरिक ऑक्सिलेट जिसमें आयरन ऑलरेडी +3 में है तो +3 वाला तो कहीं भी नहीं जाता। अब पहले फेरस में तो +2 में था तो वो भी +3 में चला गया, +3 वाला तो और कहीं जा ही नहीं सकता, तो ये तो एज इट इज रहेगा। C2O4 2- वाला जो है वो कहां चला जाएगा CO2 में, कहां चला जाएगा CO2 में। तो अब हम बोलेंगे यहां पर केवल और केवल कार्बन है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है और Mn है जिसका अपचयन हो रहा है, आयरन का कोई भी रोल नहीं है, आयरन का कोई भी रोल नहीं है। एक बार समझिएगा बात को ध्यान से, वेट, प्लीज समझने की कोशिश करें। हम बोलेंगे Mn है जिसका अपचयन हो रहा है और कार्बन है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, आयरन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे Mn के केस में n फैक्टर क्या हो जाएगा, +7 से +2 गए 5, और कार्बन के केस में +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज एक कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज, तो n फैक्टर आ जाएगा 2। सही है, Fe की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, तो n फैक्टर बदलेगा। अगर फेरस ऑक्सिलेट था तो n फैक्टर 3 आ रहा था, पर फेरिक ऑक्सिलेट में n फैक्टर केवल 2 आएगा। तो हम बोलेंगे यहां पे जब आप तुल्यांक को बराबर करेंगे तो MnO4 माइनस के जो तुल्यांक हैं वो फेरिक ऑक्सिलेट के तुल्यांकों के जब बराबर होंगे तो इसके मोल आपको निकालने हैं और इसका n फैक्टर आपके पास 5 है, और फेरिक ऑक्सिलेट में मोल आपके पास में 1 है और n फैक्टर आपके पास में 2 है। तो देखिएगा इस स्थिति में
जो आपके मोल हैं वो आएंगे 2/5 यानी कि 0.4 मोल। तो ये अंतर समझ आना बहुत जरूरी है कि फेरिक ऑक्सिलेट में 0.4 मोल और फेरस ऑक्सिलेट में 0.6 मोल। ठीक है जी, फेरिक ऑक्सिलेट में 0.4 मोल और फेरस ऑक्सिलेट में 0.6 मोल, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, एन फैक्टर का बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन आपने इस सवाल में देखा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब तो टुच्चे टुच्चे से सवाल बचे हैं, कुछ बचा ही नहीं है। अब बताओ भाई, अब ये पूछ लिया एग्जाम में तो अब क्या तुम्हारा नाम ही पूछ लेगा क्या इससे आसान? मैं हमेशा ही बोलता हूं कि इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछिए, ले जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको x मान लो। तो 3 आयरन है तो 3x, 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -2, और ओवरऑल क्योंकि एक उदासीन यौगिक है मान किसके बराबर हो जाएगा 0। देख लो भाई, 3x - 8 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 8/3। x का मान कितना आ जाएगा 8/3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट? गुड, लेट्स मूव अहेड। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार नहीं करेगा? सोचो, अपचायक कौन होता है? जो सामने वाले को अपचायित करे, जो खुद क्या हो फिर ऑक्सीकृत। अगर कोई अपचायक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाले को अपचायित नहीं कर रहा। अगर सामने वाले को अपचायित नहीं कर रहा यानी कि खुद ऑक्सीकृत नहीं हो रहा। अगर खुद ऑक्सीकृत नहीं हो रहा इसका मतलब यह है कि वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, वो उसके आगे जा ही नहीं सकता, इसलिए ऑक्सीकृत हो ही नहीं सकता। अगर ऑक्सीकृत हो ही नहीं सकता तो सब में चेक करो, यहां कार्बन है +4 में, यहां क्लोरीन है +4 में, यहां सल्फर है +4 में, और यहां नाइट्रोजन है +4 में। अब अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन के लिए मैक्सिमम स्टेट होती है +4। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट होती है +5। अगर आप सल्फर की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट होती है +6, और अगर आप क्लोरीन की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट होती है +7। तो बेटा क्लोरीन पक्का +4 से +7 जा सकता है, सल्फर +4 से +6 जा सकता है, नाइट्रोजन +4 से +5 जा सकता है, परंतु कार्बन ऐसा है जो ऑलरेडी +4 में है, वो +4 के ऊपर नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकता तो खुद ये कभी ऑक्सीकृत नहीं हो सकता, खुद ऑक्सीकृत नहीं हो सकता तो सामने वाले को अपचायित नहीं कर सकता, यानी कि कभी भी अपचायक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, निम्न अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचायक की तरह व्यवहार करेगा? आपको इस अभिक्रिया में अपचायक पहचानना है, बस अपचायक पहचान लो, तुम्हारा काम बन गया। अपचायक कौन होता है? जो खुद का ऑक्सीकरण करे, सामने वाले का अपचयन करे। देखो भाई, H+ और वाटर को तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो माध्यम है। क्रोमियम पे +6 है और निकल पे 0, यहां क्रोमियम पे +3 है और निकल पे +2, तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमियम का तो अपचयन हो रहा है, ठीक है, और निकल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो निकल आपके पास में वो स्पीशी है जो खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है सामने वाले को अपचयित करते हुए। अगर खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है सामने वाले को अपचयित करते हुए तो अच्छा अपचायक हो गया। अगर अच्छा अपचायक हो गया तो हम बोलेंगे निकल आपके पास इस अभिक्रिया में अपचायक की तरह व्यवहार करता है। सही बात है, बहुत बढ़िया। अगर ये हो गया तो अगला H4IO6- में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? H4IO6- में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो हम बोलते हैं 4 हाइड्रोजन हर किसी पे +1, आयोडीन पे X, 6 ऑक्सीजन हर किसी पे -2 और ओवरऑल -1। तो हम बोलेंगे 4 + X - 12 इज इक्वल टू -1। तो हम बोलेंगे X - 8 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू +7। X इज इक्वल टू +7। तो जब X पे +7 आएगा तो हम बोलते हैं आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? +7। आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? +7। तो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। तो बेटा ये थे आपके पास कुछ सवाल जो रिडॉक्स रिएक्शंस पे आते हैं, ये थे आपके पास कुछ सवाल जो रिडॉक्स रिएक्शन पे आते हैं, जो आपको समझने बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, हमने सारे PYQs ट्राई करने की कोशिश करी, हमने कोशिश करी कि हम सारे अच्छे से अच्छे सवाल यहाँ पे टैकल कर पाए,
इसके अलावा जो सवाल बच जाते हैं उन्हें आप लोग ट्राई करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इसके आगे की बातचीत करेंगे हम लोग अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।